नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और चुनावी खबरों पर आधारित इस विशेष चुनाव आज तक बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो खबरें विशेष क्यों हैं और उनके क्या राजनीतिक मायने हैं। प्रधानमंत्री ने 16वें सिविल डिफेंस सर्विस डे पर देश के आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो राजनीतिक दलों पर नजर रखें, वो टैक्स पेयर्स का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी से नाराज चल रहे कर्नाटक के दिग्गज नेता के.एस. ईश्वरप्पा से फोन पर बात की, जिसके बाद ईश्वरप्पा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कर्नाटक में बीजेपी ही जीतेगी। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डी.के. शिवकुमार के भाई डी.के. सुरेश ने भी उनकी सीट कनकपुरा से नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया ये हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की मुलाकात ने राजस्थान की राजनीति में फिर से गर्मी ला दी है। और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस टिकट देते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि प्रत्याशी टिकाऊ हो, बिकाऊ बिल्कुल ना हो। लेकिन उसके इस बयान से चर्चा ज्यादा उनके बयान की आ गई, जिसमें उन्होंने महाकाल मंदिर के पुजारी के गुजराती होने पर आपत्ति व्यक्त की थी। और आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को हम समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे पर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि हर दल की अपनी विचारधारा होती है और संविधान ने हर दल को यह अधिकार भी दिया है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी होने के नाते अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो राजनीतिक दलों पर नजर रखें और देखें कि जनता के पैसे का राजनीतिक दल दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, पहले सुन लेते हैं। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और ये आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, दरअसल राजनीति के अपराधीकरण और महंगे होते चुनाव के बीच राजनीतिक दलों पर यह आरोप लग रहे हैं कि महंगे चुनावों के कारण से समस्याएं पैदा हो रही हैं और अगर राजनीतिक दल और राजनेता चुनावों में कम खर्च करें तो ऊपर से नीचे बहुत भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। हर साल 21 अप्रैल को भारत में नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम पहली बार 21 अप्रैल 2006 को आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम देश के कई सार्वजनिक विभागों में काम कर रहे सभी अधिकारियों की सराहना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो भारत की प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए मेहनत करते हैं। अगली खबर, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की बड़ी मुश्किलों की आइए बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता के.एस. ईश्वरप्पा को फोन किया, लेकिन यह फोन कॉल इसलिए चर्चा का विषय बन गया क्योंकि ईश्वरप्पा पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। मोदी ने उनसे बागियों से बात करने और चुनाव में जीत संबंधी बात की। इसके बाद ईश्वरप्पा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कर्नाटक में बीजेपी की ही जीत होगी। ईश्वरप्पा ने मोदी जी से बात करने के बाद क्या कहा, सुनिए। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप जो ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है।
कर्नाटक में बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तीसरी लिस्ट आने के बाद बीजेपी आलाकमान को डर है कि नाराज नेता पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे और पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। ईश्वरप्पा भी शिमोगा से अपने बेटे को टिकट न देने से नाराज थे, लेकिन मोदी ने उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को कर्नाटक में हिमाचल जैसे परिणाम की आशंका है, जिसके कारण से खुद प्रधानमंत्री मोदी नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस बीच इस फोन कॉल पर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि भाजपा के नेताओं की जिंदगी और उनके वर्कर्स की जिंदगी का कोई महत्व नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वो तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री के आगे भी बिछ जाएंगे और वो राउडी शीटर फाइटर रवि के आगे भी झुककर नमस्कार करेंगे, किसी तरह से वोट मिल जाए। और आइए अब बात कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं के डर की भी कर लें। कर्नाटक में कनकपुरा सीट पर डीके शिव कुमार ने बैकअप प्लान के तहत अपने भाई को उसी सीट से उतार दिया है। कनकपुरा सीट पर शिव कुमार के अंतिम मिनट की अयोग्यता की स्थिति में उनके भाई डीके सुरेश इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। डीके सुरेश शिव कुमार के अलावा पूर्व मंत्री केजे जॉर्ज और सतीश जकीहोली ने भी अपने परिवार से एक एक सदस्य का नामांकन पत्र भरवाया है। इन सभी के विरुद्ध अलग अलग मामलों में जांच चल रही है। कनकपुरा चुनाव को लेकर सबसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में से एक कनकपुरा चुनाव को ही माना जा रहा है। उधर राजस्थान में कांग्रेस से नाराज चल रहे सचिन पायलट की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही और वो बार बार ऐसे राजनीतिक संकेत दे रहे हैं कि पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि ये बात उन्होंने कभी सीधे तौर पर तो नहीं कही। सचिन पायलट ने एक ऐसा संकेत फिर दिया जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनकी मुलाकात हुई। गुरुवार को जिस घटना में किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे थे, वहां सुबह ही कांग्रेस के विधायक और पायलट गुट के जाने माने हरीश मीणा पहुंच गए। शाम तक सचिन पायलट भी पहुंच गए। वहां पर रामप्रसाद मीणा को श्रद्धांजलि देने के बाद पायलट रवाना हुए, मगर किरोड़ी लाल मीणा से छोटी सी मुलाकात ने राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच जल्द ही फिर से मुलाकात हो सकती है। सचिन पायलट ने इस मुलाकात के बाद अपने पत्ते पूरी तरह से तो नहीं खोले, लेकिन अंदाजा जरूर दिया। मैं तो उतना ही कहूँगा कि उनका दुख बांटने आज हम सब लोग आए थे और इस पूरे प्रकरण में एक बहुत ही निष्पक्ष और एक समय सीमा बांधने के बाद एक जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य इस प्रकरण के अभी तक सामने आए हैं उसका संज्ञान लेते हुए एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो और मुझे लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो उतना ही कहूँगा कि और राजस्थान से आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। वहां इस साल चुनाव है। कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस योग्यता के आधार पर तो विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी बनाएगी। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्याशी टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा, हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। आपसे 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। ये बैठे देखो दो हमारे अनुसूचित जाति के विधायक, इनके पास भी 25-50 करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भाजपा के इस विधायक खरीदो आंदोलन में गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं बिका। ये भी बैठा है दिल्ली। 25-50 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए।
दरअसल कांग्रेस ने ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां 2018 और उसके पहले के चुनावों में कांग्रेस को हार मिली। 3 सीटों पर दिग्विजय सिंह खुद जा रहे हैं और माना जा रहा है कि उन्हें हारी हुई सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन शुक्रवार को दिग्विजय सिंह ने चुनावी चर्चा के बीच ये कहते हुए नए विवाद के तार छेड़ दिए कि मध्य प्रदेश में होने वाले हर बड़े निर्माण कार्य का ठेका गुजरात के ठेकेदारों को क्यों दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण से लेकर ओंकारेश्वर में बनाई जा रही शंकराचार्य जी की प्रतिमा तक का निर्माण कार्य का ठेका गुजरात से आए ठेकेदारों को ही दिया जाता है। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे कुशल ठेकेदार नहीं हैं जो इन कार्यों को कर सके? ठेकेदार ही ठेका लेंगे। यही नहीं है, शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई जा रही है ओंकारेश्वर में, उसमें भी गुजरात के ठेकेदारों को लिया जा रहा है। जाहिर है दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अगले 1-2 दिनों में इस मुद्दे पर हंगामा मचना तय है। और आइए अब बात बिहार की चुनावी दुनिया की भी कर लेते हैं। वहां जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराने का ऐलान पहले ही कर चुकी है और माना जा रहा है कि इस मुद्दे के द्वारा विरोधी बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर भी घेरना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के निर्णय के विरुद्ध नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया। याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश PS नरसिम्हा की पीठ मामले की तत्काल सुनवाई करेगी। अब प्रश्न ये है कि क्या राज्य में जातीय जनगणना के निर्णय पर रोक लगती है? ऐसा हुआ तो नीतीश सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। चुनाव आज तक की हमारे इस स्पेशल पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर विश्लेषण के लिए चुनाव आज तक देखना मत भूलिएगा।